टाइटल तो पढ़ ही लिया है आपने, तो चलिए वीडियो के अंदर सीधा घुसने का मांगता है। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानने से पहले बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो चलिए बैटल ऑफ प्लासी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और हाँ, अगर आपको बैटल ऑफ प्लासी के बारे में अच्छे से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उसके थ्रू आप बैटल ऑफ प्लासी वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल यहीं पे रहते हैं, अगर आपको बैटल ऑफ बक्सर देखना है तो बैटल ऑफ प्लासी में ये होता है कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई होती है। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं, क्योंकि वो सिराजुद्दौला की कमांडर इन चीफ जो कि थे मीर जाफर, उनको अपने अंडर में कर लेते हैं, इतने बड़े पोस्ट के आदमी को। और फिर वो जीत जाते हैं और वो मीर जाफर को राजा बना देते हैं और कहते हैं आपके सुप्रीम हम ही रहेंगे, लेकिन आप राजा रहिए और हमारे रूल्स को आप रेगुलेट कीजिए बंगाल में। वो एग्री भी हो जाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, किसी कारणों से उनको मीर जाफर को उनकी अपनी पोस्ट राजा की गद्दी से हटा दिया जाता है। और फिर मीर कासिम जो कि उनके दामाद लगेंगे मीर जाफर के, उसको उनकी गद्दी पे बैठा दिया जाता है। और इसके बाद की जो स्टोरी है, मतलब जब मीर कासिम राजा बन जाते हैं, इसकी बाद की स्टोरी कहलाती है बैटल ऑफ बक्सर। तो चलिए अब बैटल ऑफ प्लासी चीज़ों को साइड में कर देते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मीर कासिम के समधी जी थे मीर जाफर, और वो भी उनके जैसे ही थे कि जब वो राजा बन जाते हैं 1764 में, तो उनको उनका पोस्ट सेटिस्फाइड नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई है, उनको के ऊपर से जो लोग हैं वो उनके ऊपर शासन कर रहे हैं, और वो चीज़ उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो यही कारण हुआ कि मीर कासिम के मन में ब्रिटिशर्स के लिए थोड़ा खराब वाला फीलिंग्स उत्पन्न होने लगा, और फिर वो और भी कुछ ऐसे काम करने लग गए। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, वो और भी ऐसे कुछ काम करने लग गए जिसके कारण ये बैटल ऑफ बक्सर होता है। जैसे कि पहला, वो अपना कैपिटल कोलकाता से मुंगेर की तरफ ले जाना चाहते थे, मतलब शिफ्ट करना चाहते थे कैपिटल को। दूसरा, वो अपनी आर्मी को फॉरेनर्स से, फॉरेनर में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू ट्रेन करवाने लगते हैं अपनी आर्मी को, और वो जो फॉरेनर्स जो थे उनका डायरेक्ट एनिमी वाला रिलेशनशिप था ब्रिटिशर्स से। और तीसरा, मीर कासिम इंडियन मर्चेंट्स, मतलब इंडियन ट्रेडर्स और ब्रिटिश ट्रेडर्स को एक जैसा मानने लगे थे। अगर वो ब्रिटिशर्स को राइट्स देते थे तो वो इंडियंस को भी देते थे। ये बात अच्छी तो थी, लेकिन ब्रिटिशर्स को नहीं लग रही थी, और यही कारण हुआ कि ब्रिटिशर्स को लगा कि अब इसको भी इसके पहले वाले राजा की तरह इसे भी हटाना होगा, वरना क्योंकि ये हमारी बात नहीं मान रहा है। अब वो इसी के कारण होती है हमारी लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर। अब होता है लड़ाई का समय, तो मैं आपको लड़ाई की फैक्ट्स बताता हूँ। ये लड़ाई होती है मेजर हेक्टर मुनरो और बंगाल की तरफ से मीर कासिम और उनकी जॉइंट आर्मी, मतलब उनके साथ भी दो लोग लड़ रहे होते हैं जो कि थे मीर कासिम पहले खुद, दूसरा सुजाउद्दौला और तीसरा शाह आलम दुर्गे। अब इन लोगों के बीच में लड़ाई तो होती है, इसके आगे की भी फैक्ट्स। ये लड़ाई होती है 22 अक्टूबर 1764 में। ये लड़ाई होती है बक्सर के बगल में, और ये पटना से वेस्ट के साइड में 130 किलोमीटर दूर है। और ये लड़ाई गंगा रिवर के बगल में हुआ, मतलब बैंक ऑफ गंगा रिवर। इस लड़ाई में हेक्टर मुनरो जो कि ब्रिटिशर्स की तरफ से थे, उनके पास 7072 लोगों की सेना थी, सोल्जर्स की सेना थी, और इसमें से 5500 लोग तो इंडियंस ही थे और बाकी के ब्रिटिशर्स थे। तो सोचिए कितने ज़्यादा इंडियन थे इसमें। और साथ ही साथ ये मीर कासिम के पास जो उनकी जॉइंट आर्मी थी, उसको मिला के उनके पास 40,000 लोगों की सेना थी। लेकिन इस लड़ाई का रिजल्ट ये होता है कि मीर कासिम हार जाते हैं और हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मीर कासिम की आर्मी से बहुत सारे लोग, बहुत सारे छोटे छोटे सोल्जर ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाते हैं, ताकि जब वो जीत जाएं, ब्रिटिशर्स जीत जाएं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिले, इसलिए वो उनके अंडर में आ जाते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि
अलग अलग लोग हैं, ठीक है, तीन अलग अलग लोगों की कमांड्स को एक ही आदमी को सुननी पड़ रही है। और इसी के कारण मतलब अच्छे से टीममेट की तरह ना घुलने मिलने के कारण यहाँ पे ये हार जाते हैं, क्योंकि तीनों ही अपने अपने मकसद से इस लड़ाई में थे, भले ही साथ थे लेकिन अपने अपने मकसद से, अपने अपने एजेंडा से। तो यही कारण था यहाँ पे बंगाल की तरफ से मीर कासिम और उनकी ज्वाइंट आर्मी हार जाती। अब यही खबर जब लॉर्ड क्लाइव मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के पास पहुंचती है, वो उस समय लॉर्ड क्लाइव मतलब रॉबर्ट क्लाइव वो बैटल ऑफ प्लासी में थे, एक मेजर थे वो उस समय, और जब वो जीत जाते हैं तो वो गवर्नर जनरल बन जाते हैं, तो अच्छा खासा प्रमोशन होता है। लेकिन जब वो लॉर्ड क्लाइव बन जाते हैं उसके बाद वो इंग्लैंड चले जाते हैं एक्चुअली, मतलब इंग्लैंड उस समय वो थे जब ये लड़ाई हो रही होती है, और जब ये खबर उनके पास पहुंचती है कि हम लोग जीत गए हैं, तो वो तुरंत से बंगाल में आके अपनी पोस्ट को संभालते हैं और वो एक ट्रीटी करते हैं 1765 में, 12 अगस्त 1765 में वो एक ट्रीटी करते हैं, संधि करते हैं, और उस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। और ये संधि सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ होती है, क्योंकि जो मीर कासिम थे जब लड़ाई खत्म हो जाती है वो हार जाते हैं, तो वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन उसके कुछ साल बाद जाके 1777 में उनकी मरी हुई शरीर हमें फैज़ाबाद में मिलती है। अब इस लड़ाई का जो भुगतान है वो सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को करनी पड़ती है। बुरा तो हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं क्या होता है इस ट्रीटी में। इस ट्रीटी में सुजाउद्दौला को अपना इलाहाबाद और कारा शाह आलम द्वितीय के अंडर में करना होता है, और 56 लाख रुपीस का जुर्माना भी भरना पड़ता है। फिर उसके बाद अब रोहिला में जाके रहने लगते हैं एक आदमी की तरह, मतलब एक छोटा सा गैंग बना के रहने लगते हैं, और वो भी 1774 में जाके मर जाते हैं। शाह आलम द्वितीय के साथ क्या होता है, शाह आलम द्वितीय सरेंडर कर देते हैं ब्रिटिशर्स को, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं दे सकता, वो ऐसे करने लगते हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि शाह आलम, तो वो सुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कारा लेके, ये दो जगह थी सुजाउद्दौला के अंडर में, इसको वो शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं कि आप इन दो एरियाज को संभालिए, और आप ये 26 लाख हर महीने हम आपको देंगे ताकि आप ये दोनों जगहों को अच्छे से संभाल सकें। लेकिन यहाँ पे शाह आलम द्वितीय को दीवानी देनी पड़ती है, और वो दीवानी देनी पड़ती है ब्रिटिशर्स को बिहार की, बंगाल की और उड़ीसा की। क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि अब वो तो हार चुके हैं, तो जो मांगे वो तो देना पड़ेगा ना। लेकिन इस दीवानी में क्या होता है, इस दीवानी का मतलब ये है कि इन तीन जगह बंगाल, बिहार, उड़ीसा से ये ब्रिटिशर्स रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, इनके पास हक है रेवेन्यू कलेक्ट करने का, और यही हक शाह आलम द्वितीय को देनी पड़ती है ब्रिटिशर्स को। और इसी के बाद जाके हमारा बैटल ऑफ बक्सर का एंड हो जाता है, और ऐसे ही हमारे वीडियो का भी एंड हो जाता है, क्योंकि अब बैटल ऑफ बक्सर तो खत्म हो चुका है भाई। और हाँ, मैं आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा, बैटल ऑफ प्लासी वाला वीडियो जरूर देखिए और पूरा जरूर देखिएगा। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छी लगी है, जरा सा भी, तो वीडियो को थम्स अप देना नहीं भूलिएगा। कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, सबसे आखिरी काम और ज़रूरी काम, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस के बारे में जल्द से जल्द पता चल सके। तो चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।